दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि 1857 में हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जंग लड़ी गई थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ आम सिपाहियों, आवाम और कई रियासतों के बादशाहों ने खुलकर मुकाबला किया। इस बगावत ने पूरे मुल्क में एक चिंगारी पैदा की, जिसने फिर ऐसा शोला बनकर उठी कि हर तरफ तब्दीली आने लगी और आने वाले 90 वर्षों में अंग्रेज़ों को आखिरकार हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। मगर ये पूरा सच नहीं है। हाँ, ये सही है कि 1857 में एक बड़ी बगावत हुई, जिसने ब्रिटिश राज को झंझोर कर रख दिया था। लेकिन उस बगावत के बाद अंग्रेज़ों ने सिर्फ अपने आप को बचाया नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को और भी मजबूती से गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। आज हम आपको लगभग 200 साल पुराने उन तारीखी पन्नों को शेयर कराएंगे, जो ये बताएंगे कि 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने कौन कौन से सबक सीखे और उन्होंने कौन से रास्ते अपनाए, जिनकी वजह से उनका साम्राज्य और भी चालाक, संगठित और ताकतवर बन गया। वो कौन सी चालें थी जिसने उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसी हुकूमत की बुनियाद डाली, जो सिर्फ तलवार या फौज पर नहीं, बल्कि दिमागी गुलामी पर, नफ्सियाती हिकमत पर कायम थी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अपना असल इतिहास नहीं जानेंगे, तब तक अपनी पहचान को समझ नहीं सकेंगे। 1857 के बगावत के बाद अंग्रेज़ों ने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली कि अगर हिंदुस्तान जैसे बड़े और मुख्तलिफ मजहबी ज़बानी मुआसरे पर राज करना है, तो सिर्फ ताकत से बात नहीं बनेगी। उन्हें अब एक नई सोच, एक नई रणनीति की ज़रूरत थी। एक ऐसा निज़ाम जो न सिर्फ उनकी हुकूमत को मजबूत बनाए, बल्कि आवाम को ये भी महसूस ना होने दे कि असल जुल्म और शोषण किसके हाथों हो रहा है। यही सोचकर उन्होंने हिंदुस्तान की समाजी, सियासी, मासी, आर्थिक और तहजीबी संस्कृति बुनियादों पर असर डालना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने तवज्जो दी कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतज़ामी ढांचे पर, क्योंकि यही वो हिस्सा था जिसे अपने मुताबिक ढाल कर वो अपनी हुक्मरानी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते थे। ब्रिटिश हुकूमत ने सबसे पहले जो बड़ा कदम उठाया, वो था एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतज़ामी निज़ाम में तब्दीली लाना। इसके लिए साल 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया। इस कानून के ज़रिए इस इंडिया कंपनी का सारा इख्तियार ख़त्म कर दिया गया और भारत पर हुकूमत करने की सीधी जिम्मेदारी ब्रिटिश ताज यानी महारानी के हवाले कर दी गई। अब यह हुकूमत एक तिजारती कंपनी की नहीं रही, बल्कि खुद ब्रिटेन के ताज की हुकूमत बन गई। और ये कोई मामूली तब्दीली नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमेशा मुनाफा कमाने के लिए अपने पॉलिसियों बदलती रहती थी, अब उसकी जगह एक मुकम्मल संगठित और मजबूत हुकूमत आ चुकी थी। साल 1877 में बाकायदा दिल्ली दरबार के ज़रिए महारानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान के मालिका ऐलान किया गया और फिर गवर्नर जनरल के ओहदे को भी बदलकर वायसराय कर दिया गया, जिसका मतलब था कि ब्रिटिश ताज का नामिंदा लॉर्ड कैनिंग इस नए ओहदे के पहले वायसराय बने। मशहूर तारीखदान बिपिन चंद्रा अपनी किताब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि इस एक्ट ने हिंदुस्तान के इंतज़ामी संरचना को सीधा ब्रिटिश हुकूमत के मतहत कर दिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का इंतकाम और ब्रिटिश हुकूमत की सीधी दखलंदाजी की शुरुआत थी। एडमिनिस्ट्रेशन को नया शक्ल देने के बाद दूसरा सबसे अहम और बड़ा कदम उठाया गया फौज यानी आर्मी की तर्ज और तरतीब को बदलने का। आप जानते हैं कि 1857 की बगावत की शुरुआत मेरठ के छावनी से हुई थी और इस बगावत की बुनियाद भी सिपाहियों ने ही रखी थी। उस वक्त तक ब्रिटिश फौज की बहुत हद तक निर्भरता हिंदुस्तानी सिपाहियों पर थी, खासकर बंगाल आर्मी में। जब ये सिपाही बगावत पर उतर आए, तो अंग्रेज समझ गए कि अगर ऐसी बगावत दोबारा हुई तो वो इसे आसानी से नहीं दबा पाएंगे। यही वजह थी कि सबसे पहले उन्होंने फौज की बनावट को ही बदलने का फैसला किया। इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स के दरमियान फासला कम करने की बात की गई, मगर असल में किया गया उसका उल्टा। अंग्रेज सिपाहियों की तादाद बढ़ाई गई और हिंदुस्तानी सिपाहियों की तादाद को घटा दिया गया। जो बड़े और अहम ओहदे थे, जैसे कि तोपखाना यानी आर्टिलरी, इन्हें सिर्फ यूरोपियन सोल्जर्स को सौंप दिया गया।
साथ ही सिपाहियों को मजहब, जात और इलाके के हिसाब से तकसीम किया गया। यहाँ से एक नया नज़रिया निकला, मार्शल और नॉन मार्शल रेस का। तो गोरखा, सिख और पठान जैसे अफराद को मार्शल रेस कहा गया, यानी बहादुर और वफादार, जबकि बंगाल, बिहार और अवध जैसे इलाकों के लोगों को नॉन मार्शल कहकर नीचे दर्जा दिया गया, क्योंकि यही इलाके थे जहां 1857 की बगावत सबसे ज़्यादा फैली थी। तो इतना ही नहीं, सिपाहियों के खान पान तक को बुनियाद बनाकर फैसला किया गया। जो चावल खाते थे उन्हें नॉन मार्शल और जो रोटी खाते थे उन्हें मार्शल कहा गया। तो तारीख कार सुमित सरकार अपनी किताब में लिखते हैं कि यह पूरी फौजी तर्ज के तज़यीन फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी का सबसे वाज़ेह नमूना थी। अंग्रेज जानते थे कि वही आर्मी जिसने उन्हें एक साल तक चैन से बैठने नहीं दिया, अगर दोबारा उठ खड़ी हुई तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फ़ौज को नकेल में बांधने के लिए ये सब किया गया। मगर बगावत सिर्फ सिपाहियों ने तो नहीं की। इस बगावत में रानी लक्ष्मीबाई जैसे बहादुर महिलाएं, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और बहादुर से ऐसे वीर भी शामिल थे जो राजघरानों में ताल्लुक रखते थे। इन सिपाहियों, इस रियासतों के पास भी अपना असल असर और ताकत थी। इसलिए अंग्रेज ने रियासतों की सियासत में भी बदलाव लाना शुरू किया। 1857 से पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जैसे नीतियां के जरिए अंग्रेज रियासतों को एक एक करके हड़प रहे थे, लेकिन अब उनकी पॉलिसी में थोड़ा लचीलापन दिखाया गया। भारतीय राजाओं को अपने बच्चों को गोद लेने की इजाज़त दी गई। बादशाह लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि ये हिंदुस्तानी राजा तूफान के वक्त एक ब्रेक वाटर यानी रुकावट का काम करेंगे, यानी इनसे अंग्रेजों को फ़ायदा मिलेगा, बशर्ते उन्हें संतुष्ट रखा चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने भारत को जो राजा महाराजा थे उन्हें अपने और आम लोगों के दरमियान एक बफर जोन यानी ढाल के तरह इस्तेमाल किया। जॉन अपनी किताब इंडियंस वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखते हैं कि यह सब एक सोची समझी चाल का हिस्सा था, ताकि फिर कभी 1857 जैसा बगावत ना हो सके। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यही तक महदूद नहीं थी। आर्थिक मोर्चे पर भी अंग्रेजों ने ऐसा इंतजाम किया कि भारत की गुलामी उनके मुनाफे से रुकावट न बने। पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो भारत से महंगे कपड़े यानी हस्तशिल्प और मसाले वगैरह यूरोप भेजे जाते थे। मगर बाद में अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत सिर्फ कच्चा माल देगा और बदले में ब्रिटेन की फैक्ट्रियां में बना सामान खरीदेगा। तो 1853 में रेल का आगाज हुआ, लेकिन 1857 की बगावत के बाद इसमें तेजी लाई गई। इसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम भी तेज किया गया। ये सब सुधार भारत के भले के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों की मजबूत हुकूमत के लिए था। उनका पहला मकसद यही था कि 1857 जैसे कोई तबाही फिर कभी ना आए। दूसरा मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य के फायदे को बचाए रखना और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। भारत उनके लिए सोने की चिड़िया था, जहाँ रिसोर्सेस भी थे और बाजार भी, जो उनके साम्राज्य को चलाने में मददगार थे। एक मिसाल के तौर पर भारत, चीन और अमेरिका के दरमियान अफीम और चाय का जो त्रिकोणीय व्यापार चल रहा था वो इसी सोच का हिस्सा था। 1857 की बगावत के सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें हिंदू, मुसलमान और सिख सब मिलकर लड़े थे। यही बात अंग्रेजों को डरा गई थी। इसी वजह से उन्होंने फूट डालो और हुकूमत करो की नीति को खुलकर अपनाया। वो समझ गए थे कि अगर भारत की कौमें एकजुट हो गई तो अंग्रेजों को हुकूमत टिक नहीं सकती। इसी नीति के तहत जो है सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट लागू किया गया, जो बाद में देश के बंटवारे की बुनियाद बना। इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम अपनी किताब द एज ऑफ एम्पायर में लिखते हैं कि किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा हुकूमत के नीचे रहने वालों की एकता होती है। इसी एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने मजहब, जात और इलाके के नाम पर लोगों को बांटना शुरू किया, और ये सब बड़ी होशियारी से किया गया। जहां बगावत तेज थी, जैसे अवध और बंगाल, वहां के जमींदारों की ज़मीनें छीनी गई, उनके हक कम कर दिए गए, जबकि पंजाब और नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों को अपने करीब लाने के लिए मार्शल रेस थ्योरी चलाई गई। तो अंग्रेजों ने कोलकाता
बॉम्बे और मद्रास जैसे शहरों को एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और एजुकेशन के सेंटर बना दिया। यहाँ वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाया दिया गया ताकि ऐसे इंडियन तैयार हो जो अंग्रेज़ों की निचली नौकरियों में काम करे। 1835 में लॉर्ड मॉकेले ने कहा था कि ऐसे ऐसे लोग चाहिए जो खून और रंग से जो हिंदुस्तानी को, लेकिन सोच, राय और अदब में अंग्रेज बन चुके थे। उनकी लाइनें थी, हुमैन द इन तमाम पॉलिसियों को अंग्रेजों संसद और भारत के अधिकारियों को मदद से लागू किया गया तो ब्रिटिश संसद ने एक जटिल सिस्टम बनाया जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम का एक ओहदा भी रखा गया। भारत में वायसराय और गवर्नर ने इन नीतियों को लागू करते थे। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने, बाद में लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन जैसे अफसरों ने साम्राज्यवादी नीतियों को और कठोर बना दिया। इंडियन सिविल सर्विस को मजबूत किया गया, लेकिन ऊंचे ओहदे सिर्फ अंग्रेजों के लिए रखे गए। सिविल सर्विस एग्जाम को इतना मुश्किल बना दिया गया कि हिंदुस्तानियों का पास करना नामुमकिन जैसा था। हालांकि सत्येंद्र नाथ टैगोर जैसे कुछ कमाल के लोग ज़रूर पास हुए, लेकिन वो अपवाद थे। आर्मी से भी हिंदुस्तानियों को अफसर बनाने से, यानी हर एक पावरफुल पोस्ट ऑफ अंग्रेज ही बैठा था और भारतीय सिर्फ मतहात को रेल निभाते थे। इतिहासकार एरिक स्टोक्स अपनी किताब द प्रेजेंट एंड द राज में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जहां हर फैसले का हक आखिर में सिर्फ अंग्रेजों के पास होता था। 1857 की बगावत को कुचलने के बाद सेना को फिर से मजबूत किया गया। फुट डालो राज करो की पॉलिसी अपनाई गई और समाज से लेकर फौज तक में बंटवारा किया गया। तो कानूनों में सख्ती लाई गई, जैसे ऑमर्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने में रोका गया, जबकि अंग्रेजों को पूरी छूट थी। जिम्मेदारी सिस्टम को बढ़ाया दिया गया ताकि किसान और जमींदारों के बीच फूट डाली जा सके। न्याय व्यवस्था को भी अंग्रेजों के फायदे में ढाल दिया गया। जानबूझकर हिंदू मुसलमानों के दरमियान तनाव को बढ़ा दिया गया। त्योहारों, रस्मों और तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया ताकि नफरत की दीवारें और ऊंचे हो। मुस्लिम लीग को उभार कर कांग्रेस से मुसलमानों को अलग करने की एक सोची समझी कोशिश की गई। इतिहासकार पॉल ब्रोस कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे समाज के दरारों को और गहरा किया ताकि हुकूमत करना आसान हो जाए। भारत को महज कच्चे माल का एक गोदाम बना दिया गया जहां से सिर्फ कपास, नील और अफीम जैसे कैश फ्लोस निकलती थी। इसमें हमारे किसान अंग्रेजों पर और ज़्यादा मुनस्सिर निर्भर हो गए। रेलवे का मकसद भी लोगों के सहूलियत नहीं बल्कि माल ढलाई था ताकि कच्चा माल बंदरगाहों तक जल्दी पहुंचाया जा सके। और ये सब करते हुए अंग्रेज खुद को भारत का सभ्यकार यानी सिविलाइजर बताने लगे। इसी भारत को सभ्य करने का दावा जहां वो पहले जहांगीर के दौर में एक मामूली व्यापारी बनकर आए थे, मगर उनकी चालाकियों ने इस मुल्क को सिर्फ ज़मीनी नहीं, ज़हनी, मानसिक, तहजीबी, सांस्कृतिक और इक्तिसादी आर्थिक तौर पर भी गुलाम बना दिया। तो दोस्तों, 1857 का बगावत, जिसे हम भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, वो सिर्फ एक वाक़या नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टर्न था जिसने ब्रिटिश हुकूमत के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया। अंग्रेज़ों ने इस बगावत से सबक तो लिया, मगर उनका सीखना हमारे लिए और भी बड़ी गुलामी बनकर सामने आया। उन्होंने सिर्फ फौज की ताज़ा तरबियत की, बल्कि फूट डालो और हुकूमत करो, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार यानी इख्तियासाती शोषण और ताकत के इस्तेमाल को और चालाकी से लागू किया। रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी बिफोर इंडिया में लिखते हैं कि 1857 के बाद का जो अंग्रेजी राज पहले से कहीं ज़्यादा जो मुनज़्ज़म यानी ऑर्गेनाइज्ड, मरकजी, सेंट्रलाइज और हिंदुस्तानियों को ज़हनी तौर पर कमतर महसूस कराने वाला था। तो दोस्तों, ये थी कहानी की कैसे 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर अपनी हुकूमत को और भी मजबूत किया। कैसे उन्होंने हमें सिर्फ गुलामी नहीं बल्कि सोचने समझने की ताकत से भी महरूम करने की कोशिश की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपने राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसे ही दिलचस्प और हकीकत से भरी कहानी के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को यानी हिस्ट्री रेक्टा हिस्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।